ओके स्टूडेंट्स, तो वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन बैच जेई सिविल 2026। अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है कि पेपर जो है वो एडवर्टीजमेंट होने वाली है। तो एग्जैक्ट डेट तो हमें नहीं पता, बट ये है कि हम तैयारी जो है वो अब से शुरू कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट आपकी तैयारी में 6 मंथ्स का टाइम चाहिए। तो ये 180 डेज का कोर्स होगा, उसके साथ आपकी एडिशनल में टेस्ट सीरीज होगी। और ये पूरा कोर्स इस तरह से डेवलप किया गया है कि सारा हमने सिलेबस आपको होलिस्टिकली कवर कराना है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल, स्क्रैच लेवल से कोर्स है, तभी इसका नाम जो है वो है फाउंडेशन बैच। राइट। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वो है आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो होगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये चैप्टर जो है बेसिकली सेकंड नंबर पे आता है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो हम इस बैच में जो है इसको पहले स्टार्ट करेंगे। जो पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, वो इसके बाद हम लोग करेंगे। तो ये कुछ प्रीवियस सिलेक्शंस हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो ये पिछले 2-3 साल, जो 2-3 इयर्स का सिलेक्शन है। तो इसमें आप देखें तो इसमें लगभग लगभग 80 बच्चे जो हैं इनके 80 सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट की आई हैं। उससे पहले भी प्रीवियस हैं, वो इसमें फोटोज नहीं है। तो टिल डेट वी हैव मोर देन 100 एंड दिस इज मी। ये मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ 2017 से ही पढ़ा रहा हूँ। तो उससे पहले भी मैंने 1-2 साल पढ़ाया है, बट आई हैव जॉइंड वर्व फ्रॉम 2017। तो 9 इयर्स तो मुझे वर्व में ही हो गए हैं पढ़ाते हुए। सो तो मुझे लगता है अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सबको वॉइस क्लियर आ रही है ना? एक बार बता देंगे अगर वॉइस क्लियर है एवरीवन, तो मैं स्टार्ट करूँ फिर। ओके, पंकज लिखने के लिए तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा दैट इज, मैंने जैसे बताया, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। So let us start with the chapter shear force and bending moment. तो पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ बीम। एंड थर्ड इसमें जो बेसिक में आएगा दैट इज टाइप ऑफ लोड्स। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने जब डिग्री की होगी आपने सपोर्ट्स पे तो सपोर्ट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो एक बार उनको थोड़ा ज़रा बेसिक लेवल से हम लोग टच करते हैं कि कोई चीज़ जो है बेसिक आपकी छूट ना गई हो। तो क्या है कि ये फाउंडेशन बैच है, तो हमें जो उसका लेवल है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से ही रखना है हर टॉपिक का। तो डेफिनेटली जब मैं यहाँ पे बेसिक भी कवर करूंगा तो कुछ ना कुछ आपकी जो नॉलेज है वो जरूर ऐड होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सपोर्ट, दैट इज रोलर सपोर्ट। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे। द फर्स्ट सपोर्ट इज रोलर। तो रोलर सपोर्ट कैसा दिखता है? देखिए, आप बीच में अपना माइक भी ऑन रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। माइक ऑन रखेंगे तो मुझे थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगेगा सेशन। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन टर्न ऑन योर माइक और अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर मेरे को लगता है वो भी क्लियर करना है, मैं साथ में क्लियर कर दूंगा। मुझे लगेगा अगर क्लास के एंड में करना है तो एंड में क्लियर कर दूंगा, पर आप डाउट जरूर पूछेंगे। हाँ, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही वहां रोक लीजिए। कुछ भी आपको हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, आप फ्रीली पढ़िए। इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, पढ़ाई का तभी मजा आएगा जब आपके एंड से भी पूरा इंटरेक्शन रहेगा। लाइक
तो फर्स्ट सपोर्ट इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट दिखता कैसा है? रोलर सपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा सर्कल सा होता है और इसके नीचे सरफेस बना होता है। ठीक है, तो इसका जो सरफेस का ओरिएंटेशन है वो दूसरे प्लेन में भी हो सकता है, लाइक दिस। दिस इज ऑल्सो रोलर। तो यहाँ पर जो आपका पहले वाला है, इसका जो रिएक्शन है वो आपका सरफेस से ही आएगा। ठीक है, अब सरफेस दूसरे प्लेन में है तो यहाँ रिएक्शन हॉरिजॉन्टल आएगा। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो रोलर होता है उसका जो रिएक्शन प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है दैट इज ओनली वन। तो रोलर एक ही रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और कहाँ से प्रोड्यूस करेगा? जहां उसका सरफेस होगा, सरफेस के 90 डिग्री पे आपको रिएक्शन मिलेगा। राइट। तो रोलर सपोर्ट इज दिस। कहाँ पर लगाते हैं रोलर? ठीक है, तो रोलर आ, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, दिस इज रोलर। और ये जो लाइन डायग्राम शो कर रहा हूँ, ये जो लाइन है, ये लाइन, दिस इज बीम। ठीक है, तो हम अभी ये समझ रहे हैं कि जो रोलर है वो बीम के एक एंड पे लगा हुआ है। ठीक है, और अब बीम पर क्या लगता है? बीम पर एक्चुअली लोड्स आते हैं। ठीक, तो ये मैंने लोड बना दिया। एक लोड मैंने बना दिया वर्टिकल, और एक मैं लोड वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लोड भी बना देता हूँ। दिस इज हॉरिजॉन्टल लोड। हॉरिजॉन्टल लोड को लिखता हूँ एफ एच, और वर्टिकल लोड को लिखता हूँ एफ वी। तो एफ वी और एफ एच दो तरह के लोड्स लग रहे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोड। पर अब जो है कैपेसिटी डिपेंड करता है सपोर्ट का कैसा है, कि वो कितनी रिएक्शन देगा। तो हमारा जो रोलर सपोर्ट है दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली वर्टिकल रिएक्शन इन रिस्पॉन्स ऑफ द वर्टिकल लोड। तो जैसे ही वर्टिकल लोड बीम पर आया, तो एक वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया बीम के सपोर्ट पे। सपोर्ट इस टाइम पे आपको एक ही दिख रहा है, तो एक ही रिएक्शन आएगा, दैट इज द वर्टिकल रिएक्शन। वो किसके रिस्पॉन्स में आया? वो जो रिएक्शन आया है वो एफ वी के रिस्पॉन्स में आया है। और अगर ये एंड ए है, तो इस सपोर्ट रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? वर्टिकल रिएक्शन एट ए, या फिर हम इसे बोलेंगे रिएक्शन एट ए। और दूसरे लोड का क्या? जो दूसरा लोड है वो कौन सा लोड है? दैट इज एफ एच। एफ एच लोड को टैकल नहीं कर सकता आपका रोलर सपोर्ट। तो एफ एच के लोड के कारण कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं करेगा। इनफैक्ट इसका यूज केस ही यही है कि जहां पर आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलो करनी होती है, लेट्स से आप बीम चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे, तो वहां पर आप लोग रोलर को अप्लाई करते हैं। रोलर अप्लाई वहां होता है जहां पे मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है दैट रिमेन्स अलाउड। अब ऐसा केस कहाँ पे होता है, एक इसको एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल क्या है? जैसे आपके ब्रिजेस होते हैं, तो ब्रिजेस के आपने नीचे देखा होगा बहुत बहुत बड़े गर्डर्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग कंक्रीट मेंबर्स होते हैं। तो उनके नीचे यूजुअली क्या प्रोवाइड किया जाता है? इस तरह का रोलर प्रोवाइड किया जाता है। वो रोलर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? रोलर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि जब कल को इफ देर इज अ टेम्परेचर चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, लेट्स से कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो कोई भी मटेरियल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो क्या करना चाहेगा? दैट विल टेंड टू इंक्रीज इट्स लेंथ। है ना, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो लेंथ में क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो लेंथ में क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर तो लेंथ भी डिक्रीज होगा। तो कल को ये हो सकता है कि जब इस तरह की टेम्परेचर चेंजेस आए, तो हमारा जो मेंबर है वो इस तरह से, येलो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह डेल्टा एल में जाना चाहे, क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डेल्टा एल आएगा। अब ये रोलर क्या करता है यहाँ पर? ये जो रोलर है ये फैसिलिटेट करता है ये मूवमेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ ना। तो अगर ये रोलर ना होता, अगर ये कोई इस तरह का सपोर्ट होता जिसको हम हिंज सपोर्ट कहते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो अगर मैं इस एंड पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगा देता, जो इस केस में नहीं आएगी वैसे, अगर मैं लगा देता, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होती आपकी क्या हो जाती? रिस्ट्रिक्ट हो जाती। दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड। तो इसीलिए हमें ऐसा सपोर्ट चाहिए था जहां पर ये रिएक्शन जो है वो डेवलप ही ना। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो आप लोग एक चीज समझिए कि हमने रोलर कहाँ प्रोवाइड करना है? हमने रोलर वहां प्रोवाइड करना है जहां पर हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जहां पर हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को क्या रखना है? मूवमेंट को अलाउड रखना है।
अलाउ करना है। अब दूसरी चीज समझिए, कल को ये जैसे मैंने गर्डर बनाया तो इस पे क्या होंगे, लोड्स भी होंगे, ठीक है, इस पे लोड्स भी होंगे। तो क्या जो इसके सरफेस से एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा? यस, एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा। अगर ये रिएक्शन डेवलप हो रहा है, वर्टिकल रिएक्शन डेवलप हो रहा है अगर, तो क्या वर्टिकल मूवमेंट भी अलाउ होगा? तो वर्टिकल मूवमेंट भी अलाउ होगा? नो। वर्टिकल जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। वर्टिकल मूवमेंट क्या रहेगा? रिस्ट्रिक्टेड। क्यों? वाई? बिकॉज वहां पर उस डायरेक्शन में एक रिएक्शन है वर्टिकल, बिकॉज देर इज ए रिएक्शन प्रेजेंट। तो क्या समझे कि जिस भी डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, जैसे ये केस था, आपके लोड लगे थे और यहाँ पर एक रिएक्शन है, अगर एंड ए है, दिस इज रिएक्शन आर ए, तो क्या है, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो सकता है, मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड है, मूवमेंट अलाउड है। आई होप आई एम क्लियर, राइट? अब एक चीज को यहां पर और समझेंगे। इफ दिस इज अ बीम, बहुत ध्यान देना है यहाँ पर आपने। अगर ये एक ही बीम है, अभी तो मैंने ये बीम बनाया सिंपली सपोर्टेड बीम, आप लोग जानते होंगे इसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं, क्यों कहते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ हमारा सपोर्ट से जो है, सपोर्ट को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इफ दिस इज लोड एक्टिंग ऑन अ बीम, तो आप मुझे बताएं कि एंड बी पे आपका क्या है, रोलर है, तो एंड बी पे कितना रिएक्शन डेवलप होगा? एंड बी पर एक रिएक्शन डेवलप होगा, दैट इज आर बी। और एंड ए पे, एंड ए के बारे में पढ़ा नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे, एंड के ए के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसको बाद में देखते हैं। अच्छा, ये बीम जो है इस इधर क्या बनाएगा, एक डिफ्लेक्टेड शेप बनाएगा, क्योंकि लोड लगा है, बिकॉज द लोड इज एक्टिंग, तो बीम एक डिफ्लेक्टेड शेप बनाएगा, तो इसको हम कह रहे हैं डिफ्लेक्टेड शेप। बीम इस तरह से बेंड होगा, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ ये है कि अगर मैं एंड बी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, एंड बी जो कि एक सपोर्ट जोन है, एंड बी क्या है, एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन को थोड़ा मैं ऑब्जर्व करूं, तो सपोर्ट जोन पे कितनी मूवमेंट्स, मेरा क्वेश्चन ये है कि बी पे सपोर्ट बी पे कितनी तरह की मूवमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं? किसी भी सपोर्ट पे तीन तरह की मूवमेंट जो होती है वो पॉसिबल होती है। लेट अस सी, थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर पॉसिबल एट एनी सपोर्ट। फर्स्ट मूवमेंट इज वर्टिकल, सेकंड मूवमेंट इज हॉरिजॉन्टल, एंड थर्ड मूवमेंट इज रोटेशन। ओके, थर्ड मूवमेंट इज रोटेशन। अभी रोटेशन, मैंने वर्टिकल मूवमेंट के बारे में बात किया कि वर्टिकल मूवमेंट इस तरह से होगा, पर क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन आर भी लग रहा है, तो वर्टिकल मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल है। क्या वर्टिकल मूवमेंट पॉसिबल है? यहाँ पॉसिबल नहीं है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पॉसिबल है, यस, क्योंकि वहां रोलर है, एंड बी पे क्या है, एट सपोर्ट बी देयर इज अ रोलर, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पॉसिबल है। इनफैक्ट रोलर हमने लगाया ही इसलिए क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को पॉसिबल करना था, अलाउ रखना था। थर्ड इज रोटेशन। रोटेशन कैसे होता है? अब इस फिगर को देखिए ध्यान से, ऊपर वाले फिगर को। तो मैं ये बताऊं कि ये जो आपका इनिशियल स्ट्रेट लाइन था बीम का, विच वाज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, अब क्या हुआ, लोड जब लगा, ये लोड जब पी जब एक्ट हुआ, तो इसने बीम को इस रिफ्लेक्टेड शेप में ले गया। तो सपोर्ट बी पर क्या है, इस सपोर्ट रीजन में क्या है, ये आपका जो स्ट्रेट लाइन है अब वो कर्व लाइन बन गया, इस तरह से रोटेट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज रोटेशन, क्योंकि एंड बी पे हो रहा तो हम बी लिख देते हैं, जो एंड ए पे हुआ उसको हम क्या लिख देते हैं, थीटा ए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या रोटेशन हुआ, क्या रोटेशन हुआ बी एंड पे? यस, रोटेशन हैपेंस एट बी एंड। तो ये तीसरी तरह का मूवमेंट था जो हुआ। Is this clear? So basically, at any point in a beam, there are three type of movements which are possible. तो हम इन्हीं तीन मूवमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और इन्हीं तीन मूवमेंट्स के रिस्पेक्ट में विल क्लासीफाई अवर सपोर्ट्स। इज दिस क्लियर? तो मैं एक बार इसकी समराइजेशन कर देता हूँ।
इफ देर इज अ रोलर सपोर्ट नाउ, आप ध्यान से देखना, इफ देर इज a roller support and there are loads acting in vertical and horizontal direction also, then the roller support is capable of producing only one reaction, that is due to the vertical load. एक बात और ध्यान रखना कि जब तक लोड नहीं लगेगा तब तक रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है, बोला क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा आपसे कि जब तक लोड नहीं लगेगा तब तक रिएक्शन नहीं आएगा। तब तक रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर अगर ऐसा केस होता कि मेरे पास लोड ही ना लगता, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लोड लगता, तो क्या इस केस में वर्टिकल लोड एब्सेंट है, वर्टिकल लोड इज एब्सेंट, तो क्या वर्टिकल रिएक्शन आता? तो वर्टिकल रिएक्शन आर ए क्या जीरो होता, या आर ए प्रोड्यूस ही नहीं होता। ठीक है, आर ए विल नॉट गेट प्रोड्यूस्ड। चलें अपने केस की तरफ चलते हैं। जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। This meeting is being recorded. जस्ट अ सेकंड वेट। ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर दिस इज एंड ए, ड्यू टू द वर्टिकल लोड एक्टिंग ऑन द बीम, जैसे ही इस ये सपोर्ट देखेगा कि लोड आ गया है तो इट विल प्रोड्यूस अ रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज वर्टिकल रिएक्शन एट ए, और द आर ए रिएक्शन एट ए। तो बाय डिफॉल्ट वर्टिकल रिएक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस होना होता है, जैसे कि इस केस में नहीं हो रहा, तो अगर होता प्रोड्यूस तो हम उसको क्या लिखते हैं? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए। इस केस में नहीं है, मैं इंच के केस में बनाऊंगा आगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब बात कर रहे थे मूवमेंट्स की। अब मैंने डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम भी बनाया था कि ऊपर से लोड आए हैं तो इस तरह से एक डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम भी बनेगा। और इस डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम के कारण क्या है? एंड ए पे एक रोटेशन आएगी जिससे हम क्या लिखेंगे? थीटा ए। तो एक बार समराइज करेंगे कौन सा मूवमेंट्स अलाउड हैं और कौन सी मूवमेंट्स नॉट अलाउड हैं। तो मूवमेंट अलाउड कौन कौन सा है? फर्स्ट मूवमेंट विच इज अलाउड, horizontal movement. Horizontal movement is allowed because it is a roller support, and allowed is horizontal movement. Not allowed में कौन सा आएगा? जिस डायरेक्शन में रिएक्शन है। तो vertical movement is not allowed, तो vertical movement is not allowed। क्या रोटेशन पॉसिबल है? yes, rotation will come under the category of, rotation will come under the category of allowed movement। So basically this is the summarization of the roller support। इसको ध्यान से आप लोग साथ साथ में नोट कीजिएगा, क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे साथ में ही, मैं टाइम दूंगा नोट्स बनाने का। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, है ना? ठीक है, और जो भी क्लास होगी उसका आपको जो लिंक है जूम मीटिंग का, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो है मैंने अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है, जो बच्चे एनरोल्ड हैं उसी ग्रुप में जो है आपका रोज लिंक आएगा क्लास का। तो इस सपोर्ट के बारे में आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, स्टार्ट नोटिंग। So after 2 minutes, I will continue further. We'll discuss the hinge support. Is it noted? Okay. So we'll go further. The second type of support is, the second type of support is hinge support.
द सेकंड टाइप ऑफ सपोर्ट इज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट कैसा दिखता है? आपको रोलर सपोर्ट दिखा एक रोलर की तरह, तो हिंज सपोर्ट आपको दिखेगा एक ट्राइंगल की तरह। ठीक है, रोलर सपोर्ट में देखिए मैंने ट्रायंगल नहीं बनाया, वो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। अगर ट्रायंगल के नीचे इस तरह से छोटे छोटे रोलर बने हो तो वो रोलर सपोर्ट ही कहलाएगा, दैट इज नॉट हिंज। ठीक है, तो इस तरह से शेप भी हो सकता है एग्जाम में, इस तरह से शेप भी हो सकता है एग्जाम में। बट अगर ट्रायंगल के नीचे डायरेक्ट सरफेस है इस तरह से, तो वहां पर यू विल कॉल इट एज ए हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो सेम जैसे वहां पर ये प्लेन दूसरा है, एक और प्लेन में आपका हिंज बन सकता है ऐसा, और सरफेस ऐसा भी रह सकता है। बट इसका जो कैपेसिटी है नंबर ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस करने का, नंबर ऑफ रिएक्शंस टू प्रोड्यूस, तो इसका कैपेसिटी है 2। द कैपेसिटी ऑफ द हिंज सपोर्ट इज 2 टू प्रोड्यूस द नंबर ऑफ रिएक्शन। सो अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो दिस इज ओवर सपोर्ट एंड दिस इज बीम, और बीम पर मैंने दोनों तरह के लोड लगाए हैं, तो मैं इस बार इंक्लाइन लोड शो कर रहा हूँ। इंक्लाइन लोड शो करने का मतलब ये है कि आपके पास लोडिंग का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, एफ वी एंड एफ एच। अब मैंने क्या कहा आपसे कि जैसे ही आपका सपोर्ट, जैसे ही आपका सपोर्ट लोड को देखेगा, इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस रिएक्शन, इट विल इनफैक्ट प्रोड्यूस रिएक्शन। तो कौन कौन सा रिएक्शन आएगा? इफ दिस इज एंड ए, तो यू विल गेट टू रिएक्शंस। एक रिएक्शन मिलेगा आपको वर्टिकल रिएक्शन एट ए, एट सेकंड रिएक्शन यू विल गेट द एच ए रिएक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपने एच ए रिएक्शन अभी देखा, यहाँ पर दो रिएक्शन आए हैं, एक वर्टिकल आया है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आया है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जिस भी डायरेक्शन में रिएक्शन होगा उस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। बट क्योंकि इसमें वर्टिकल कंपोनेंट है बीम की लोडिंग में, तो ये बीम को रोटेट भी करवाएगा। तो इस तरह से बीम की ये डिफ्लेक्टेड शेप आ गई, ये बीम का डिफ्लेक्टेड शेप है। तो अगर मैं रोटेशन की बात हूँ, क्या रोटेशन पॉसिबल हुआ? यस, रोटेशन इज पॉसिबल एट सपोर्ट रीजन ए। तो उस रोटेशन को हम क्या लिखते हैं? थीटा ए। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आउट ऑफ 3 मोशंस कितने मोशन पॉसिबल हैं और कितने रिस्ट्रिक्टेड हैं? तो अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, अलाउड मूवमेंट्स अलाउड एंड मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड, तो क्योंकि इसके पास दो रिएक्शंस थे इस बार, दो तरह की मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। एक जो है वर्टिकल, वर्टिकल मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्टेड। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड क्योंकि रिएक्शन पैदा हो गया, एक आर ए पैदा हो गया, एक एच ए पैदा हो गया, प्रोड्यूस हो गया। रोटेशन को अभी तक नहीं रोका गया है, तो रोटेशन आपका कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, रोटेशन को मैं थीटा वी की बजाय रोटेशन ही लिखता हूँ, रोटेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अलाउड मूवमेंट्स। यही तीन तरह के मूवमेंट्स हैं जिन पे आपने अभी ध्यान देना है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अगर ये नोट हो गया तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, बहुत इजी है, मतलब कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे। आप इस चैप्टर में देखना बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होंगे। तो ये है कि आपने कॉन्टिन्यूटी नहीं तोड़नी है क्लासेस के अंदर, आपने छुट्टी नहीं मारनी है कभी दिन। वैसे तो हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल हो जाती है आपकी 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स द रिकॉर्डिंग गेट्स अवेलेबल ऑन दी पोर्टल। बट फिर भी आपने कोशिश करनी कि आपने हर क्लास जो है वो ऑनलाइन ही लगानी है। ठीक है, ऑनलाइन आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, मैंने एक सिस्टम पे चैट बॉक्स पूरा खोला हुआ है, वहां पे अगर आप कुछ लिखेंगे तो मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट। ठीक है, वैसे आप माइक भी ऑन करके बोल सकते हैं। डन। अब थर्ड सपोर्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सपोर्ट इज फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट कैसा दिखता है? फिक्स सपोर्ट कैसा दिखता है? एक वर्टिकल लाइन होता है इस तरह से, और उसके पीछे ऐसा सरफेस बना होता है, दिस इज फिक्स सपोर्ट। एंड और इसको ज्वाइन किया जाता है एक बीम से। ये आपका बीम आ गया, व्हाइट कलर का बीम आ गया और येलो कलर का सपोर्ट आ गया। अब ये सबसे एडवांस सपोर्ट है आउट ऑफ 3। एडवांस सपोर्ट का मतलब ये है कि रोलर का कितना रिएक्शन था? रोलर का रिएक्शन था 1, हिंज का कितना रिएक्शन था 2, और फिक्स का रिएक्शन होता है 3। 3 रिएक्शंस कैसे डेवलप होंगे? आप इस पे लोडिंग लगा दीजिए, एक वर्टिकल लगा दिया, एक हॉरिजॉन्टल लोड लगा दिया, एफ एच, एफ वी।
अब देखिए, जैसे ही वर्टिकल लोड को देखा बीम ने, सपोर्ट ने, तो क्या रिएक्शन प्रोड्यूस किया, उसने रिएक्शन प्रोड्यूस किया आर ए, एंड ए है। और जैसे ही हॉरिजॉन्टल लोड को देखा तो इट प्रोड्यूसेस द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए। अब समझ अब ये बात समझने की जरूरत है, पिछले दोनों जो दोनों सपोर्ट केस थे उनमें क्या हो रहा था, उनके पास थर्ड रिएक्शन नहीं था। रोलर के पास तो चलो एक ही रिएक्शन था, हिंज के पास थर्ड रिएक्शन नहीं था। वो कौन सा रिएक्शन नहीं था जो इसके पास है? दैट इज कॉल्ड मोमेंट रिएक्शन एट ए। वो इस तरह से दिखाएंगे आप लोग, दैट इज कॉल्ड मोमेंट रिएक्शन, जिसको लिखा जाएगा एम ए। एम ए इज कॉल्ड मोमेंट रिएक्शन एट ए। ठीक है। इसका क्या काम है? इसका काम है कि जो थर्ड, आप जो अभी तक रोटेशन को पॉसिबल कराया पिछली बार में, उसको भी रोक लेगा ये, उसको भी रोक लेगा। सभी की सभी मूवमेंट जो चली जाएंगी वो रिस्ट्रिक्टेड के अंदर चली जाएंगी। कैसे रोकेगा उसको समझते हैं। पहले मैं एक बार आपको ये समझा दूं कि एक, पहले मैं सिंपली सपोर्टेड का केस लेके आपको समझाता हूँ पिछला कॉन्सेप्ट, उसके बाद इसको क्लियर करता हूँ। देखिए, ये है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम पर इस तरह से एक वर्टिकल लोड लगा। वर्टिकल लोड लगने से क्या हुआ, आपका बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, एक कर्व सा बन गया। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टेड कर्व। इसको हम डिफ्लेक्टेड कर्व भी कहते हैं, और इसको इलास्टिक कर्व भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपने, इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व इज नथिंग बट द डिफ्लेक्शन कर्व। ठीक है। अब एंड ए पे और एंड बी पर मैं रिएक्शंस को डेवलप करूं, तो एक रिएक्शन यहां बना। अब क्योंकि बीम पर मैंने सिर्फ क्या है, वर्टिकल लोड लगा रखा है, सिर्फ वर्टिकल लोड लगा रखा है, तो एंड ए पर भी एक ही रिएक्शन डेवलप होगा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्यों नहीं डेवलप होगा? एच ए इक्वल टू जीरो क्यों रहेगा? क्योंकि बीम पर अभी तक कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल लोड होता तो इसकी कैपेसिटी थी ए की, को वो प्रोड्यूस कर देता, पर प्रोड्यूस नहीं करेगा। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, प्रोडक्शन तभी होगी रिएक्शन की जब उस डायरेक्शन का लोड भी होगा। ठीक है। तो आप ये बात समझ गए कि दो रिएक्शन प्रोड्यूस हुए, आर ए एंड आर बी। ठीक है। अब इस लोड ने, ये जो वर्टिकल लोड बनाया है, इस लोड ने क्या किया है, बीम को कर्वेचर में ले गया है। और कर्वेचर में जब ले गया तो रोटेशन आपकी थीटा ए भी हो गई, रोटेशन आपकी एंड बी पे भी थीटा बी भी होगी। इसका मतलब ये है कि ए के पास कुछ मिसिंग है, कोई रिएक्शन मिसिंग है कि थीटा ए पॉसिबल हुआ है। बी के पास, रोलर सपोर्ट के पास भी वो रिएक्शन मिसिंग है जिससे थीटा बी आ गया है। वो रिएक्शन कौन सा है? वो रिएक्शन एम में है। दैट रिएक्शन इज एम ए। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर एम ए डेवलप हो जाता, तो आपका थीटा ए की वैल्यू कितनी बन जाती? थीटा ए वुड हैव बिकम इक्वल टू जीरो। क्या समझे? ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है। अब कैसे जीरो करेंगे? जैसे हम इस केस में देख रहे हैं, आप फिक्स केस है, दिस इज द फिक्स केस। ठीक। तो ये मैंने लोड लगाया, इस लोड के कारण देखिए कर्वेचर कैसा आएगा। पहला एक बात समझिएगा, इसको हम बोलते हैं सैगिंग। अगर ये, दिस इज कॉल्ड एज सैगिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज हॉगिंग। तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि सैगिंग होगा कि हॉगिंग होगा इस केस में। ये मैंने जो बीम बनाया इसे कैंटिलीवर बीम भी कहते हैं, अगर आप लोगों को पता हो। अभी तो मैं सिंपल सपोर्ट समझा रहा हूँ, पर ये जो बीम मैंने बना दिया है, एक एंड पे फिक्स और एक एंड पे फ्री। एंड ए पे फिक्स है, एंड बी पे फ्री है। ठीक है, इसे हम कैंटिलीवर बीम कह रहे हैं। तो यहाँ पे कर्वेचर कौन सा बनेगा? प्लीज आप लोग सब रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। गलत होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम गलती ही सुधारने बैठे हैं, सिखाने, अभी हम सीखने आए हैं क्लास में। आई वोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग सही बोलेंगे। हाँ, अगर सही आता है तो दैट मीन्स मुझे लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होना है, हॉगिंग होना है। अब हॉगिंग हॉगिंग कर्वेचर ये वाला है। ठीक है। हॉगिंग क्यों होना है उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये आपने लोड लगाया हुआ है, लेट्स से पी लोड लगाया हुआ है, तो हॉगिंग इस तरह से कर्वेचर बनेगा। ये हो गया आपका हॉग। ठीक है। ये आपका जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया, दैट इज डिफ्लेक्टेड शेप। अब इस वर्टिकल लोड को जब देखा था सपोर्ट ने, तो कितने रिएक्शन प्रोड्यूस किए थे? मेरा अब सवाल आएगा आप लोगों से। वर्टिकल लोड देखा तो वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया। अब कंसेप्चुअल सवाल है, मैं पूछ रहा हूं आपसे,
क्या एम ए प्रोड्यूस होगा इस लोड पी के कारण? देखिए हॉरिजॉन्टल लोड तो नहीं लगा है, हॉरिजॉन्टल लोड इज नॉट एक्टिंग, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए जीरो हो गया। अब मेरा ये सवाल है कि क्या एम ए प्रोड्यूस होगा? will MA get produced or not? Please write down in section, comment section. Yes, बिल्कुल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो प्रोडक्शन किसके कारण होगा? वो प्रोडक्शन होगा बेसिकली आपके लोड पी के कारण। तो ये समझने की जरूरत है कि लोड पी के कारण ये एमए कैसे प्रोड्यूस हुआ। अब उस कॉन्सेप्ट को समझना। अभी तक आप ये लोग ये समझ चुके हैं कि फिक्स सपोर्ट पे तीन रिएक्शंस पॉसिबल हैं, तीन रिएक्शंस पॉसिबल हैं। कौन कौन से? एम ए, वी ए और एच ए। इस केस में एच ए मैंने जीरो क्यों रखा है? क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं लगाया। बट हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगा तो एम ए एच ए नहीं आया। बट इसके कारण लोड पी के कारण एक वर्टिकल रिएक्शन भी डेवलप हुआ, एक एम ए भी डेवलप हुआ। क्यों डेवलप हुआ इस चीज को समझते हैं। देखिए आपका मोमेंट ड्यू टू लोड जो कॉन्सेप्ट है, मोमेंट ड्यू टू लोड, किसी भी लोड के कारण जो मोमेंट आता है वो होता क्या है? वो होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये नहीं बोलना है आपको, किसी भी लोड के कारण मोमेंट जनरेट होता है वो होता है लोड का वैल्यू, जैसे इस केस में पी है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? देखिए ये जो पॉइंट बी पे लोड आपका पी लग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। अगर मैं इसका डिस्टेंस लूं बीम पर, ये मेरा 90 डिग्री बना, ठीक है, तो बीम पर यहां से डिस्टेंस, ये आपने जब आए बीम के अंदर एंटर हुए तो ये डिस्टेंस है बीम का एक्स। अब एक्स कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है ना, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस एक्स आ गया। जैसे ही लोड को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे ही लोड को डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया, तो एक मोमेंट जनरेट हुआ इस लोड के कारण। वो मोमेंट जो जनरेट हुआ वो कैसा मोमेंट है? इस पॉइंट पे कैसा मोमेंट है? वो मोमेंट है ये। कितना वैल्यू होगा? लोड इनटू डिस्टेंस, पीएक्स। क्या मेरी बात को समझे? ये जो पॉइंट लोड है, दिस एक्चुअली प्रोड्यूसेस अ मोमेंट इक्वल टू पी इंटू एक्स एट एनी डिस्टेंस एक्स। अगर मैं यही बात करूं एट एक्स इक्वल टू एल, तो ये पी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एल पे कितना प्रोड्यूस हुआ, एल पे मतलब पॉइंट ए पे कितना प्रोड्यूस हुआ, तो मोमेंट ड्यू टू पॉइंट, मोमेंट एट ए ड्यू टू पॉइंट लोड पी इक्वल टू लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स इक्वल टू एल, तो पी एल मोमेंट आपका जनरेट हुआ। अब इसमें एक पॉइंट हम और देखते हैं, इसमें हम मोमेंट जनरेट हुआ, इसका रोटेशन सेंस भी देखते हैं। रोटेशन सेंस कैसे देखेंगे? एरो देखकर, दिस एरो, ये एरो कहाँ पे है? डाउनवर्ड। अब एरो से आपने जाना है उस पॉइंट की ओर जहां का मोमेंट देखा जा रहा है। तो कैसा मोमेंट है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इज दिस मोमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? दिस इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट। अंडरस्टूड? ठीक है, अब समझिए। अब यही रीजन है कि यहां पर इसका डेवलपमेंट हुआ एमए का। आप ये बात समझ गए कि लोड पी के कारण एक मोमेंट जनरेट होता जाएगा। जैसे अगर एक्स की बात करूं तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मैंने मानो सी है, तो सी पॉइंट पे कितना मोमेंट आया? पी इंटू एक्स। ए पॉइंट पे कितना आया? पी इंटू एल। तो ये मोमेंट जनरेट कर रहा है पी पॉइंट। इसी मोमेंट को रोकने के लिए, इसी मोमेंट को रोकने के लिए यू हैव अ रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज एम ए। तो एम ए रिएक्शन का काम क्या है? एम ए रिएक्शन का काम है लोड के कारण जो मोमेंट जनरेट होगा उसको रोकना। और यही जो लोड है ये बेंडिंग करवा रहा है। ये जो मोमेंट जनरेट हो रहा है पी इंटू एक्स, इसी को हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट मतलब ऐसा मोमेंट जो बेंडिंग करवा रहा है। तो अब जब भी ये लोड वर्टिकल पी लगेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा। और वो मोमेंट कितना जनरेट होगा? जितना इस लोड के कारण मोमेंट आ रहा है। तो मैक्सिमम मोमेंट कितना आ रहा है? मैक्सिमम मोमेंट कितना आ रहा है? मैक्सिमम मोमेंट तब आएगा जब एक्स मैक्स होगा, एक्स इक्वल टू एक्स मैक्स, क्योंकि डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो एक्स मैक्स, एक्स मैक्स कितना? एक्स इक्वल टू एल। तो ये जो आपने लोड निकाला है दैट इज पी एल। पी एल इज द मैक्सिमम मोमेंट। तो ये जो एम ए आपका प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम मोमेंट को काउंटर करेगा।
इट विल काउंटर द मैक्सिमम मोमेंट। तो एम ए आपका कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, एम ए इक्वल टू पी इंटू एल। ये जो मोमेंट का वैल्यू बता दिया, दैट इज पी इंटू एल। ओके, सो लेट अस सी अगेन। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम सारा रिवाइज करते हैं और आपसे नई चीजें पूछेंगे। इफ दिस इज अ कैंटिलीवर बीम और इस तरह से लोड पी लगा है, अब कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी, प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे समझ आए, आप लोगों को समझ आ गया। तो बेसिकली इस लोड के कारण दो रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगी, बिल्कुल सही। टू रिएक्शंस विल गेट प्रोड्यूस, आई थिंक इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक रिएक्शन होगा आर ए और एक रिएक्शन होगा एम ए। वैल्यू कितना आएगा वो बात की बात है। अभी मेरा यहाँ पे मतलब था आपको सिर्फ ये बताना कि दो रिएक्शंस डेवलप होंगी। अब ये जो रोटेशन है, ये जो मोमेंट है, अब इसका इफेक्ट क्या है सपोर्ट जोन में, वो हम पढ़ने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ दिस मोमेंट इन सपोर्ट जोन, एट सपोर्ट जोन कह लो, एक ही बात है, एट सपोर्ट जोन। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर बीम ऐसा होता सिंपली सपोर्टेड, तो ये एंड ऐसे रोटेट हो जाता था, तो थीटा ए का वैल्यू एग्जिस्ट करता था। बट इस केस में क्योंकि ये मोमेंट ऐसे लगा है, इट विल, आपका ये मोमेंट इस तरह से जाके बीम को यहां से लिफ्ट करता है अपने जोन में। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मुझे बताएं, दो तरह के शेप हॉगिंग कर्वेचर बनाऊंगा मैं। एक ये ए है एंड सेकंड वन इज येलो, बी है। कौन सा कर्वेचर बनेगा, ए बनेगा कि बी बनेगा, कमेंट में लिखेंगे प्लीज, राइट डाउन इन कमेंट्स। बी, बी बनेगा, राइट। बी क्यों बनेगा, क्योंकि इसका जो एक्शन है, ये जो मोमेंट है, दिस इज द मोस्ट, दिस इज मोस्ट इफेक्टिव इन इट्स ओन जोन। तो अपना जोन इसका सपोर्ट जोन है। तो ये क्या करेगा, ये जो कर्व है आपका व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला नहीं बनाएगा, ये यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो जीरो कराएगा। थीटा ए यहाँ पर कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो ये बात को समझिएगा, जहां मोमेंट जो, जिस सपोर्ट पे मोमेंट लगता है, उस सपोर्ट पे क्या करता है वो, डिफ्लेक्टेड कर्व जब बनने देता है तो वहां पे थीटा को जीरो कर देता है। तो ये इसकी प्रेजेंस के कारण हुआ है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम ए। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम। तो कैसा डिफ्लेक्टेड शेप बना, स्टार्टिंग से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा स्ट्रेट रहेगा, देखिए जैसे मैंने व्हाइट बनाया है, फिर आगे से जाके ये ऐसे रोटेट करेगा। तो यहाँ पर थीटा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। बाकी दोनों सपोर्ट्स में ऐसा नहीं हो पा रहा था, बाकी दोनों सपोर्ट्स में वो सपोर्ट रीजन में ही घूम जा रहे थे, उसी वजह से वहां पे थीटा ए एग्जिस्ट कर रहा था, थीटा ए एग्जिस्ट कर रहा था। तो क्या अब मैं लिख पाऊंगा अलाउड कौन सा है और रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है। देखो इसके बाद तीन रिएक्शन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, या बट हॉरिजॉन्टल लोड भी लगा दिया, एंड एम ए, एम ए, आर ए, एच ए। तीनों डायरेक्शन में, तीनों मूवमेंट्स को रोकने के लिए रिएक्शन प्रेजेंट है। तो ऑल द मूवमेंट्स विल गेट रिस्ट्रिक्टेड। वर्टिकल भी रिस्ट्रिक्टेड में आएगा, हॉरिजॉन्टल भी रिस्ट्रिक्टेड में आएगा, और रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड में आएगा, क्योंकि एम ए एग्जिस्ट कर रहा है। अलाउड में नील आएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इफ इट इज क्लियर तो वी कैन गो अहेड। तो हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट्स हैं वो तीन बेसिक सपोर्ट्स हैं, वो यही सपोर्ट्स हैं। बाकी सपोर्ट्स जो भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे हम सिलेबस में, वहां पे उनका डिस्कशन होगा। यहाँ पे हमने बेसिक सपोर्ट्स को पढ़ना है अभी इस चैप्टर में। अगर ये क्लियर है, राइट डाउन यस, सो कैन वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, so the next topic is in the next topic is the types of beams। ठीक है, बीम्स बेसिकली जो हैं वो दो तरह की हैं।
एक कैटेगरी है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स एंड सेकंड कैटेगरी इज स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम्स। स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम्स। अच्छी बात यह है कि आप लोगों के सिलेबस में स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स नहीं पढ़ने हैं आपने जेई के सिलेबस में। ये पढ़ा जाता है एसए सब्जेक्ट के अंदर। ऐसे हो गया हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो उसका सिलेबस ही बहुत कम है, एक टॉपिक है सिर्फ हमारे जेई के सिलेबस में। ए के सिलेबस में फुल आपको पढ़ना होता है। तो आपने जो सोम में हम डील करते हैं वो डील करते हैं हम स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम से। ठीक है, तो ये बीम्स आपने पढ़नी है। हाँ, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होती है वो चीज हमने देखना है। कौन सा बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है, कौन सा नहीं होता है, वो हमने समझना है। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपने एक पहचानना होता है कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम जो हमने इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो पहला जो हमारा बीम है वो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा दिखता है, अभी आपको दिखाया पीछे हमने। ये स्ट्रेट लाइन आपका बीम आ गया, ये आपके एंड्स आ गए हिंज, और ये आपका आ गया रोलर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम। एक एंड पे आपका हिंज सपोर्ट होगा और दूसरे एंड पे आपका रोलर होगा। ठीक है, ऐसे बीम को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये कैटेगरी इसकी डिटर्मिनेट आएगी, इसे हम डिटर्मिनेट बीम कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेट बीम, वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज को। क्या मैंने बीम पर कोई लोडिंग लगाया है अभी तक? इज देयर एनी लोड एक्टिंग ऑन द बीम? नहीं। पर एग्जाम में ऐसा बीम बना करके आपसे ये भी क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी रिएक्शंस विल गेट प्रोड्यूस। हाउ मेनी रिएक्शंस यहाँ प्रोड्यूस होंगे, कितने रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे? तो आप क्या कहोगे, सर लोड नहीं लगा तो रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस होगा? नहीं। ऐसे केस में, जिस केस में आपको एग्जामिनर रिएक्शन पूछ रहा है पर लोड नहीं लगा रहा, तो मतलब उसने लोड नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे लोड नहीं लग रहा। तो इस केस में आप एक चीज, एक कंडीशन अज्यूम करते हो, उससे हम कहते हैं जनरल लोडिंग कंडीशन। जनरल लोडिंग कंडीशन। जनरल लोडिंग कंडीशन में, इस केस में आपकी जनरल लोडिंग कंडीशन जो है वो अज्यूम की जाती है, इज अज्यूम्ड। जनरल लोडिंग कंडीशन इज अज्यूम्ड। इसमें ये समझा जाता है कि सभी प्रकार के लोड लग रहे हैं, एवरी टाइप ऑफ लोड इज एक्टिंग, ऑल टाइप टाइप्स ऑफ लोड आर एक्टिंग। ये मतलब होता है जनरल लोडिंग कंडीशन का, ऑल टाइप्स ऑफ लोड आर एक्टिंग। ठीक है, मतलब क्या है कि सभी तरह के लोड्स लगेंगे, हॉरिजॉन्टल भी लगेगा, वर्टिकल भी लगेगा। तो अब जब हॉरिजॉन्टल भी लगेगा लोड, वर्टिकल भी लोड लगेगा, तो हर जो सपोर्ट है दैट विल ट्राई टू प्रोड्यूस इट्स मैक्सिमम रिएक्शन। जितना उसका कैपेसिटी है सब रिएक्शन बाहर निकाल देगा। तो कौन कौन सा रिएक्शन डेवलप होगा? जैसे एंड ए पे बात करूं मैं, इफ आई टॉक अबाउट द एंड ए, तो कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी? यस, 2 रिएक्शन डेवलप होगी। अभी हमने पीछे पढ़ा कि 2 रिएक्शन डेवलप होगी। और रोलर पे कितनी रिएक्शन डेवलप होगी? रोलर पे एक ही रिएक्शन डेवलप होगी, क्योंकि रोलर का कैपेसिटी ही एक है। इज दिस क्लियर? तो मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम में कितना रिएक्शन आएगा? 3। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस विच विल बी प्रोड्यूसिंग हियर, which will get produced here are 3 reactions. I hope it is clear. तो ये हमने क्यों कर पाए? क्योंकि हमने एक कंडीशन अज्यूम की, जनरल लोडिंग कंडीशन। अब इसी केस को अब मैं दूसरा केस समझा रहा हूँ। बीम यही है, बीम यही रहेगा। ये बीम बनाया हमने और मैंने अब लोड लगा दिया इस तरह से। अब मैंने बीम पर एक लोड को स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब ये होता है कि बीम पर एक तरह का ही लोड लगा है। अगर एग्जामिनर ऐसी डायग्राम देता है तो इस केस में आप अब अज्यूम नहीं कर सकते जनरल लोडिंग कंडीशन। इस केस में ये अज्यूम किया जाता है कि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोडिंग केस। सो दिस केस बिकम्स लोड स्पेसिफिक केस। इसका क्या मतलब है कि एक ही तरह का लोड लग रहा है। अब कितनी रिएक्शन डेवलप होगी, लिखो जरा। क्योंकि लोड एक है, वर्टिकल लोड है, तो वर्टिकल लोड के कारण सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस ही प्रोड्यूस होंगी। तो आर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
अब हिंज पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस हुआ क्योंकि मैंने लोड को स्पेसिफिक कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज लोड स्पेसिफिक केस। दिस इज कॉल्ड एज लोडिंग, जर्नल लोडिंग केस। क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है? इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपको समझ आ गया लोड स्पेसिफिक केस क्या है और जनरल लोडिंग कंडीशन केस क्या है। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ बीम। ये बीम डिटर्मिनेट क्यों है वो भी हमें डिस्कस करना है आगे, वो मैं एक साथ सबका करवाऊंगा। 6 तरह की बीम हमने यहाँ पे है, तो सेकंड पहले बीम देख लेते हैं। सेकंड बीम इज कैंटिलीवर बीम। कैसा होता है कैंटिलीवर बीम? अभी मैंने पीछे बताया, एक एंड फिक्स होता है और ये मैंने बीम बनाया, और दूसरा एंड क्या होता है? फ्री एंड होता है, कोई भी सपोर्ट नहीं होता। एक एंड पे एक एंड पे फिक्स सपोर्ट है और दूसरे एंड क्या है? फ्री। देयर इज नो सपोर्ट एट बी। बी एंड इज फ्री, ए एंड इज फिक्स्ड, तो इसे हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। अब मैंने क्या बीम पे कोई लोड बनाया है? नहीं बनाया, तो क्या मैं जनरल लोडिंग कंडीशन एज्यूम कर लूं? अगर मैं जनरल लोडिंग कंडीशन एज्यूम करता हूं, कितनी रिएक्शन डेवलप हो सकती हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड एम ए, मोमेंट रिएक्शन। HAMARA। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना प्रोड्यूस हुआ? 3। एंड बी पे कोई रिएक्शन प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई सपोर्ट ही नहीं। ओके, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ बीम, सेकंड टाइप ऑफ बीम। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बीम इज ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम, कैंटिलीवर बीम भी डिटर्मिनेट होता है। क्यों होता है वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, प्लीज वेट। दिस इज ऑल्सो डिटर्मिनेट। ओवरहैंग बीम इज ऑल्सो डिटर्मिनेट बीम। कैसा दिखता है ये? देखिए, ओवरहैंग बीम जो है उसमें आपके सपोर्ट सिंपल ही रहेंगे। सिंपल सपोर्ट में दो हैं, एक आपका रोलर है, एक आपका हिंज है, दो सपोर्ट रहेंगे। पर आपका देखो, ये एंड बी के, बी सपोर्ट के आगे ये जो बीसी स्पैन है ये क्या कर रहा है? ओवरहैंग कर रहा है, इसलिए इसका नाम है ओवरहैंग बीम। बीसी स्पैन क्या है? ओवरहैंग है। तो ऐसा बीम ऐसे बीम को क्या बोलेंगे? ओवरहैंग बीम। पर कौन सा ओवरहैंग? दिस इज कॉल्ड एज सिंगल ओवरहैंग बीम। ये क्वेश्चन पूछ रखा है एक बार, व्हाट इज दिस टाइप, ये कौन सा बीम है? एसएससी के अंदर पूछा है क्वेश्चन, एसएससी जेई के अंदर, कि ये कौन सा बीम है ये जो बना है। ऑप्शन दे रखा है सिंगल है, ओवरहैंग, डबल ओवरहैंग, तो आप मुझे बताएं कौन सा बीम है? दिस इज डबल ओवरहैंग बीम। तो यहाँ पे दो ओवरहैंग है, ए बी भी ओवरहैंग है, और डिटर्मिनेट बीम्स। कितने रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे? देखिए, जनरल लोडिंग कंडीशन अज्यूम कर लें, क्या मैंने लोड बनाया? नहीं बनाया, तो कितने रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे? एक आपके पास हिंज है तो दो रिएक्शन, एक रोलर है तो एक रिएक्शन, टोटल रिएक्शन कितने हैं? 3। टोटल रिएक्शंस आर 3। क्या यहां तक क्लैरिटी है? ओके, अब समझेंगे। पहले मैं एक बार बीम्स कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ क्यों डिटर्मिनेट है। फोर्थ आपका आएगा प्रोप्ड कैंटिलीवर। फोर्थ टाइप ऑफ बीम इज प्रोप्ड कैंटिलीवर। प्रोप्ड कैंटिलीवर क्या है? कैंटिलीवर अपने पीछे पड़ा, एक एंड पे फिक्स और दूसरे एंड पे फ्री था, पर इस बार जो फ्री एंड है उसको प्रॉप करना है। प्रॉप कैसे कर सकते हैं? ये आपने एक रोलर लगा दिया तो ये प्रॉप हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉप्ड कैंटिलीवर। फ्री एंड नहीं रखना है, उसके नीचे एक सपोर्ट लगा देना है, तो आपका प्रॉप हो गया। अगर यही, तो फिक्स बीम बनाएंगे। फिक्स्ड बीम, फिक्स बीम कैसे हो गया कि दूसरा एंड भी आपको फिक्स कर देना है। तो प्रॉप दो तरह से हो सकता है, या तो फ्री एंड पे रोलर लगा दो, या तो क्या लगा दो? हिंज लगा दो, ठीक है। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर में यहाँ पर कितने रिएक्शन डेवलप हुए? यहाँ कितना रिएक्शन डेवलप हुआ? यहाँ कितना रिएक्शन डेवलप हुआ? यहाँ पर दो रिएक्शन डेवलप होंगे और यहाँ पर तीन। कितने हो गए टोटल? 5। और यहाँ कितने हो जाएंगे रोलर पे? सॉरी, एक ही होगा,
रोल पे मैंने 2 बना दिए, हिंज पे 2 हैं, तो यहाँ 4 रिएक्शन डेवलप हुए, यहाँ पे 5 होंगे, क्लैरिटी है। और फिक्स बी में कितने होंगे, यहाँ भी 3 रिएक्शन डेवलप होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, तो टोटल रिएक्शन कितने हो जाएंगे, 6। टोटल 6 रिएक्शंस हैं प्रॉप्ट कैंटिलीवर में। जैसा सपोर्ट होगा, सपोर्टिंग जो प्रॉप कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कितने रिएक्शंस आएंगे। इज दिस क्लियर? दोनों बीम देख लिए, एक छठा बीम देखेंगे, दैट इज कॉन्टिन्यूस बीम। कॉन्टिन्यूस बीम का डेफिनेशन क्या है कि बीम हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट्स। कॉन्टिन्यूस बीम कंटेन्स मोर देन, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 सपोर्ट्स, इसका एक ही डेफिनेशन है। अगर 2 से अधिक सपोर्ट हुए तो बीम आपका कॉन्टिन्यूस ही होगा। कैसे? ये मैंने बनाया बीम, ठीक है, तो ये बीम क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। कितने सपोर्ट्स हैं, 3 सपोर्ट्स हैं। अगर मैं इसको ओवरहैंग भी बना देता अब यहाँ से आगे, तो अब इसको ओवरहैंग बीम नहीं कहेंगे, इसको इस ओवरहैंग बीम आता है डिटर्मिनेट बीम के अंदर, ठीक है। ओवरहैंग बीम आता है डिटर्मिनेट बीम के अंदर, ये हम पढ़ रहे हैं इनडिटर्मिनेट बीम। ये तीनों जो बीम हैं, ये जो मैंने ड्रॉ करे हैं, विच वन, ये तीनों बीम, ये बीम्स हैं इनडिटर्मिनेट। दीज बीम्स आर इनडिटर्मिनेट, क्यों है वो भी बताता हूँ थोड़ी देर में। इनडिटर्मिनेट बीम्स, तो मैं ओवरहैंग नहीं, अब कॉन्टिन्यूस बीम जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, तो उसको ओवरहैंग नहीं बोल सकता। तो कॉन्टिन्यूस बीम की क्या डेफिनेशन है, इट कंसिस्ट मोर देन 2 सपोर्ट्स। तो देखिए 3 सपोर्ट्स हैं, तो कितना रिएक्शन बनेगा, जितना इसमें सभी अलग अलग रिएक्शन आएंगे, जैसा भी सपोर्ट होगा वैसा रिएक्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इस केस में जो भी मैंने बनाया उसमें 5 रिएक्शन है, जरूरी नहीं 5 है, अगर मैं एक सपोर्ट और लगा दूं तो 7 हो जाएंगे। अब ये कॉन्टिन्यूस हो गया। जितने मर्जी सपोर्ट, 10 सपोर्ट होंगे तो वो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। 2 से अधिक सपोर्ट, 2 से ज्यादा सपोर्ट होने चाहिए। क्लियर है? तो ठीक है, तो हमने 3 बीम पढ़े हैं, 3 पढ़े हमने डिटर्मिनेट, और 3 पढ़े हमने इनडिटर्मिनेट। कौन कौन से एक बार रिवाइज करेंगे। 3 डिटर्मिनेट में कौन कौन से आए हैं, पहला आएगा सिंपली सपोर्टेड बीम, सेकंड इज कैंटिलीवर, एंड थर्ड इज ओवरहैंग। माइंडेड ओवरहैंग अगर पढ़ोगे तो उसमें 2 सपोर्ट्स होंगी, और वो क्या रहेगा, डिटर्मिनेट रहेगा। यहाँ पे आया पहला प्रॉप्ड कैंटिलीवर, सेकंड इज योर फिक्स्ड बीम, एंड थर्ड इज योर कॉन्टिन्यूस बीम। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनेट बीम। ऐसे ऑप्शन बना देगा कुछ भी, तो जैसे कि मैं 3 ऑप्शन लिख दूंगा कौन कौन से इनडिटर्मिनेट के, और एक बीच में डाल दूंगा डिटर्मिनेट, जैसे मैंने ओवरहैंग डाल दिया। बाकी 3, एक कॉन्टिन्यूस, एक प्रॉप्ड, और एक आपका फिक्स्ड। बताएं क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। तो डिटर्मिनेट बीम कौन सा इनमें से है, विच वन इज डिटर्मिनेट, ओवरहैंग बीम, बिल्कुल सही। ओवरहैंग बीम इज अ डिटर्मिनेट बीम। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ गए कैसे आएगा, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ा अभी तक, उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कि जैसे ये बीम बना दिया और लोड स्पेसिफिक केस कर दिया, एक बीम बना दिया तो लोड स्पेसिफिक केस नहीं किया, तो इधर कितने रिएक्शन डेवलप होंगे, लेफ्ट वाले में लिखा है, एक बार बताएं। फिक्स फिक्स बीम में कितने रिएक्शन, सॉरी कैंटिलीवर में कितने रिएक्शन डेवलप होंगे, तो 3 रिएक्शन डेवलप होंगे। यहाँ लोड स्पेसिफिक कर दिया, जब ये लोड स्पेसिफिक बन गया एल एस, तो यहाँ कितने रिएक्शन डेवलप होंगे, यहाँ रिएक्शन 2 ही डेवलप होंगे। इज दिस क्लियर? तो इस तरह की क्वेश्चंस की वेरिएशन रहेगी। बहुत बार तो इतना भी पूछा कि फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस होती हैं, तो हम हमेशा मैक्सिमम रिएक्शन रिपोर्ट करते हैं कि जितनी उसकी कैपेसिटी 3 रिएक्शंस। आपकी हिंज की कितनी रिएक्शंस होती हैं, 2 रिएक्शंस। रोलर की कितनी होती है, 1 रिएक्शन। ठीक है, अभी तक हमने यही सब पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी की, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, जिसे हम डीएसपी कहते हैं, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएस, डी सबस्क्रिप्ट एस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डीएस इक्वल टू आर माइनस छोटा आर। ये ध्यान से देखेंगे,
डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी ds इक्वल टू आर, आर होता है नंबर ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड, कितना रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, वो जैसा भी केस होगा हम देखेंगे। छोटा आर होता है, स्मॉल आर इज नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ये कुछ नया आ गया आपके लिए, दिस इज समथिंग न्यू। नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इसका क्या मतलब हो गया, इसको समझते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है, देखिए बीम्स, अब इफ दिस इज अ बीम, ठीक है, और कोई भी लोड लग रहे हैं, मानो वर्टिकल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो लोड्स नोन होंगे, लोड्स आर नोन, और इन लोड्स के रिस्पॉन्स में ये रिएक्शंस डेवलप होंगी, 1 2 3 रिएक्शंस डेवलप, तो कैपिटल आर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये हमारे क्या होते हैं, अननोन्स। किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला काम होता है अननोन्स को फाइंड आउट करना, यानी कि इन 3 नंबर रिएक्शंस को फाइंड आउट करना हमारा प्राइमरी पर्पस होगा। ये जब तक 3 रिएक्शंस फाइंड आउट नहीं होंगी, या कितनी भी रिएक्शंस जो स्ट्रक्चर में आ रही हैं फाइंड आउट नहीं होगी, तब तक हम स्ट्रक्चर का शेयर फोर्स डायग्राम नहीं बना सकते, तब तक हम स्ट्रक्चर का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बना सकते। स्टेप नंबर 1 होता है फाइंड आउट रिएक्शंस, यानी कि रिएक्शंस को फाइंड आउट करो। सेकंड स्टेप होता है शेयर फोर्स बनाओ। थर्ड स्टेप होता है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब इन रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट दीज रिएक्शंस, टू फाइंड आउट दीज रिएक्शंस हमारे पास वी यूज इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम क्या यूज करते हैं, इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो कि 3 होती हैं। कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, second is summation of horizontal forces equal to 0, and third is summation of moments at any point in a beam equal to 0। बेसिकली 3 इक्वेशंस हमारी हेल्प करेंगी टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड। तो ये जो छोटा आर लिखा था वो कुछ नहीं, वो ये 3 इक्वेशंस थी। पहली इक्वेशन का क्या मतलब है, पहली इक्वेशन कहती है वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 करना है। इसका मतलब ये है, इफ दिस इज अ बीम, ठीक है, आपका ये एक्सटर्नल लोड लगा है और ये एक्सटर्नल लोड लगा है, यानी कि पी लगा लीजिए, इसे एच लगा लीजिए, हॉरिजॉन्टल लोड। इसके रिस्पॉन्स में यू हैव 3 रिएक्शंस, आर ए, एच ए एंड आर पी। तो पहला इक्वेशन यूज करके मैं ये लिख सकता हूं कि बीम पर जितना भी वर्टिकल फोर्सेस लगेंगे उसका जो नेट सम होगा वो 0 होगा। पहला इक्वेशन हमसे ये कह रहा है, क्लियर है। तो इसकी वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट सम जितने भी फोर्सेस हैं वर्टिकल उनका 0 होना है। आप मुझे बताएं टॉप से बॉटम कितना लोड आ रहा है, पी। टॉप से बॉटम मतलब डाउनवर्ड लोड कितना है, पी। अपवर्ड लोड कितना है, रिएक्शंस। देखो रिएक्शंस लोड का पार्ट है, रिएक्शंस आर पार्ट ऑफ लोड्स, ठीक है। तो P के बराबर क्या होना चाहिए, अब P हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि P लोड जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको रोक कौन रहा है, आर ए प्लस आर बी मिलकर रोक रहे हैं, आर ए प्लस आर बी मिलकर रोक रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो ये जो मैंने पहली इक्वेशन लिखी है ये किसके कारण लिखी मैंने, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी हेल्प करेगी अननोन फाइंड आउट करने में। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। इसके कारण मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा एक्सटर्नल लोड है वो इस केस में एक ही है, उसको कौन रोकेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि बीम मेरा हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब बीम मेरा ना लेफ्ट को जाना चाहिए ना राइट को जाना चाहिए नेट, तो मेरे को ये फिर क्या होना चाहिए कि जो एच है उसी के बराबर एच ए प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि एच को रोकने वाला सिर्फ एक ही रिएक्शन है, तो दोनों रिएक्शंस को बराबर ही होना पड़ेगा।
तभी हमारा बीम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस वाली कंडीशन से, ऊपर वाली कंडीशन से बीम हमारा वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। मानो कि ऊपर से नीचे लोड लग रहा है और नीचे से दो लोड लग रहे हैं, अगर ये दोनों बराबर होंगे, मिलके इसको रोक लेंगे, तो बीम हमारा कहाँ रहेगा? हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में। ना बीम ऊपर जाएगा ना बीम नीचे आएगा, ये मतलब है इसका। अब अगर ये लोड एच है और यहाँ से एच ए बराबर हो गए, तो बीम हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में रहेगा। इज दिस क्लियर? तो इस इक्वेशन के कारण मैं ये लिख सकता हूँ कि एच जो है वो एच ए के बराबर प्रोड्यूस हो जाएगा, या एच ए जो है वो एच के बराबर, एच ए जो है जो एच ए जो है वो एच के बराबर प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस आई कैन राइट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिए आपका फाइंड आउट हो गया रिएक्शन एक, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया एक रिएक्शन और। ठीक है, तो इसी तरह से ये तीनों इक्वेशन जो हैं वो हमारे हमें हेल्प करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है? समीशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो, एट एनी पॉइंट इन अ बीम इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? सी, थोड़ी सा कंसेप्चुअल है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ बीम which carries a load, ठीक है? Due to this load the two reactions have been formed, RA and RB, और ये आपका लोड P लगा है। बीम पर देखिए कितने पॉइंट्स हैं? n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं बीम पर, n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। मैं किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, लेट अस से ये पॉइंट हमारे पास ले लो D है, मैं किसी भी पॉइंट पर लोड्स के कारण जो मोमेंट बनेगा, मोमेंट हमने पढ़ा ना, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड्स के कारण जो मोमेंट बनेगा उसका जो नेट समीशन है, लेट्स से डी के लेफ्ट में कितने लोड हैं? एक आर ए है, एक पी है, और राइट में कितना लोड है? आर बी। तो इन सब का जो नेट समेशन है उसको जीरो भर सकता हूँ, उसको जीरो कर सकता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए कि आर ए का जो डिस्टेंस है डी तक, दैट इज एक्स, आर बी का जो डिस्टेंस है दैट इज वाई, और जो P का डिस्टेंस है दैट इज Z। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन, समीशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट D इक्वल टू जीरो। तो क्या लिख सकता हूँ? तो मैं लिखने के लिए पहले आर ए का यूज करूंगा। आर ए डायरेक्शन कहाँ है? एरो कहाँ पे है? ऊपर की साइड। लिख कहाँ रहे हैं? डी पॉइंट पे। डी पॉइंट कहाँ है? दिस इज द डी पॉइंट। रोटेशन सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? रोटेशन सेंस इज क्लॉकवाइज। तो आर ए डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स। तो मैं एक मोमेंट लिख दिया, आर ए इंटू एक्स, लोड इंटू डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट लोड कौन सा है? पी। एरो कहाँ है? नीचे। रोटेशन सेंस क्या है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, माइनस पी इंटू जेड। अब कौन सा लोड रह गया? आरबी। आरबी का रोटेशन सेंस कैसा है? वो भी एंटी क्लॉकवाइज। एरो कहाँ है? ऊपर, और जाना कहाँ पर है? पॉइंट डी पर। वो कितना आएगा? माइनस आर बी इंटू वाई। अब इस सबको मैं जीरो लिख सकता हूं। ये किसने कहा? ये इस इक्वेशन ने कहा। विच इक्वेशन टोल्ड अस दिस? इट इज दिस इक्वेशन। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, सबसे पहले जो इक्वेशन लगाते हैं वो यही लगाते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो। और यूज, और होता क्या है जनरली, क्या होता है, हम जो पहली इक्वेशन लिखते हैं वो किसी सपोर्ट पे लिखते हैं, रिटर्न ऑन सपोर्ट, रिटर्न ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट क्या हो गया? आउटर सपोर्ट्स, मतलब कि जो बाहर की सपोर्ट्स हैं, जैसे ए है, बी है। अभी तो इस केस में दो ही सपोर्ट्स हैं, अगर तीन होती तो हम बाहर वाली सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो एंड एंड पे हैं सपोर्ट्स। ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। जैसे कि अगर मैं यहां लिखाऊं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये आपकी डायग्राम है, ध्यान देंगे बच्चे। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज लोड पी, और ये आपका डिस्टेंस है एल बाई टू, और ये डिस्टेंस आपका कितना है? एल बाई टू। ठीक है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान दीजिए। जब मैं ऐसा करता हूं कि किसी सपोर्ट के अबाउट जब मोमेंट को मैं जीरो लिखता हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या होगा, वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। देखो, बी पॉइंट पे एक रिएक्शन डेवलप होगा, आर बी। ए पॉइंट पे एक रिएक्शन डेवलप होगा, आर ए। किसके कारण? लो पी के कारण।
अभी मैंने एक सपोर्ट के अबाउट यानी कि बी सपोर्ट के मोमेंट को मैंने लिखना है। तो पहली बात समझिए कि आरबी जो है, क्या वो पॉइंट बी से पास हो रहा है? यस। आरबी लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सपोर्ट बी से पास हो रहा है। तो आरबी का जो आरबी का क्या लोड, आरबी क्या मोमेंट जनरेट करेगा एट बी? क्या आरबी मोमेंट जनरेट करेगा बी पर? नहीं करेगा, क्योंकि आरबी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? जीरो। उसी लाइन से पास हो रहा है ना वो। तो इसका कोई डिस्टेंस नहीं है। ये तो अगर डिस्टेंस तब होता कि यहाँ पर कोई पॉइंट होता तो उसका एक्स डिस्टेंस बनता आरबी के साथ, तो मोमेंट देता वो। मोमेंट का डेफिनेशन है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस जीरो है तो एमबी कितना हो गया? जीरो। तो आरबी के कारण पॉइंट बी पर कोई मोमेंट नहीं आएगा। इससे क्या हुआ, अब बाकी दो ही लोड्स रह गए, एक पी रह गया और एक आर ए रह गया। अब लिखे, हमेशा जब आप मूवमेंट लिख रहे हैं तो अब जिस एंड पे लिया जा रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट चले जाए। जैसे मैं राइट एंड पे काम कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करूंगा, तो लेफ्ट से लिखता हुआ राइट की ओर आऊंगा। तो मुझे पता है कि मैंने दो मोमेंट्स, दो ही लोड के कारण मोमेंट लिखना है, वन टू। तीसरा आरबी के कारण तो जीरो हो गया। तो लिखें आर ए, अब बी पे लिखना है हमने आर ए इंटू ये कितना डिस्टेंस है? एल। आर ए इंटू एल। ठीक है। रोटेशन सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज। तो अभी अभी के लिए क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं। पहला आया तो पॉजिटिव ले लिया। क्यों पॉजिटिव लिया वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो पहला जो आया है रोटेशन दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है। अब लोड पी के कारण देखो, लोड पी के कारण देखो रोटेशन सेंस कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? देखो एरो नीचे है तो इसको बी पॉइंट पे जाना है, तो कैसा बना रोटेशन सेंस? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्योंकि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेंगे। डिस्टेंस कितना है? लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल बाई टू इक्वल टू जीरो। अब पी जो होता है वो एक्सटर्नल लोड है, वो तो नोन होता है। हमें निकालना क्या है? अननोन। तो देखिए क्या हो गया, आर ए का वैल्यू निकल गया, आर ए इक्वल टू पी एल बाई टू, और ये एल नीचे चला जाएगा तो कितना आ गया? पी बाई टू। देखो इस इक्वेशन को लगाने से हमारी रिएक्शन निकल गई, क्योंकि जब हमने किसी सपोर्ट पे लिखा, जब वाई इट इज रिटन एट सपोर्ट, ये रीजन है। सपोर्ट पे लिखने से एक रिएक्शन जो होता है, जो सपोर्ट पे लग रहा होता है, वो खत्म हो जाता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, वो तो इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाती है। अब इस इक्वेशन, ये इक्वेशन यूज करके सपोर्ट पे तो एक रिएक्शन का वैल्यू हमारे पास आ भी गया। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज रिटन एट द सपोर्ट। तो पहला यही हम इक्वेशन लगाते हैं। आगे जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो मैं ये चीज फिर से रिपीट करूंगा कि पहली कौन सी इक्वेशन लगानी है, दूसरी कौन सी इक्वेशन लगानी है। बट अभी के लिए आप लोग ये जरूर समझ गए कि अगर मैंने एनालिसिस करना है, एनालिसिस का मतलब ये है कि मैंने अगर रिएक्शंस को निकालना है, फाइंड आउट रिएक्शंस एट सपोर्ट्स, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ? उसके लिए वी यूज स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, जो कि कितनी होती हैं? तीन होती हैं। तो छोटा आर आपका क्या था? थ्री। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमने क्या बोला? कैपिटल आर माइनस आर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि कैपिटल आर माइनस थ्री, क्योंकि छोटा आर कितना है? थ्री है। अब क्यों कोई बीम डिटर्मिनेट है, क्यों कोई बीम डिटर्मिनेट नहीं है, अब उस पे बात करते हैं। तो पहला बीम हमारा था एक सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड बीम हमारा था एक कैंटिलीवर बीम। थर्ड बीम हमारा था एक ओवरहैंग बीम। फोर्थ बीम हमारा था एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर। फिफ्थ बीम हमारा था एक फिक्स्ड बीम। और सिक्स्थ बीम हमारा था एक कॉन्टिन्यूस बीम। ठीक है। और डीएस का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। मुझे बताएं पहले बीम में, जो फर्स्ट बीम है, कितना रिएक्शन बनेगा इसमें? आर। एक, दो, तीन। कैपिटल आर कितना आ गया? थ्री। माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। क्या समझ आया? अब ये कैंटिलीवर बीम है, फिक्स एंड है, कितने रिएक्शन बनेंगे? वन, टू, थ्री। तो फ्री एंड यहाँ रिएक्शन नहीं बनेगा।
कैपिटल R इक्वल टू 3, तो ds कितना हो गया, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा आया, ओवरहैंग। ये रिएक्शन 1 2 3, तो R कितना है, अगेन 3 आया, तो ds कितना आया, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमने यही तो बात की थी कि पहले 3 बीम आपके कौन से हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। इज दिस क्लियर? इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट डाउन yes. Why these beams are statically determinate? क्योंकि इनका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 3 है। इसका मतलब ये भी होता है कि आपके पास जितने अननोन बने, यहाँ पे 3 बने, इस केस में भी 3 बने, इस केस में भी 3 बने, जितने अननोन हैं उतनी ही इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी अवेलेबल है। अगर अननोन जो ग्रेटर हो आर से, इफ अननोन्स आर ग्रेटर देन छोटा आर, तो आपका बीम तो एनालाइज ही नहीं हो पाएगा, आपका बीम एनालाइज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें अननोन बड़े हो गए ना आर से, तो बीम कैन नॉट बी एनालाइज। तो उस बीम को हम क्या कहते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। तो अगर मुझे डेफिनेशन बनाना है व्हाट व्हाट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, तो आई कैन से अ बीम which can be analyzed completely by using the equations of static equilibrium. Those beams are called as statically determinate beams. And the beams which cannot be analyzed completely by the help of equilibrium equations, static equilibrium equations alone, those beams are called as statically indeterminate beams. I hope this is clear. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितने रिएक्शन बनेंगे, दिस इज 1 रिएक्शन, दिस इज 2, और यहाँ 3 है, 1 2 3, तो टोटल आर कितना हो गया, 5। कितने इक्वेशंस अवेलेबल हैं, 3, तो ds क्या हुआ, ds इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू गॉट स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम टू द डिग्री 2। इसका मतलब ये है कि 3 इक्वेशंस अवेलेबल थी, 2 और एडिशनल इक्वेशंस चाहिए अगर मेरे को रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि रिएक्शंस कितने थे इस केस में, इस केस में 5 रिएक्शंस थे। आई होप यू गॉट नाउ। एडिशनल 2 चाहिए, वो एडिशनल 2 हम ऐसे में पढ़ते हैं, सोम में नहीं पढ़ते हैं। इज दिस क्लियर? तभी ये बीम्स जो हैं हम सोम में टैकल नहीं करेंगे। आगे वाले ये जो 3 बीम्स हैं, वी टैकल देम इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अच्छी बात आपके लिए क्या है कि आपको वो सब नहीं पढ़ना चाहिए कि सिलेबस में, आपको सिर्फ सोम पढ़नी है, यानी कि आपको ये 3 बीम्स जो है बेसिक वो पढ़नी है। इज दिस क्लियर? अगला बीम देखिए, रिएक्शंस कितने आएंगे, 6, दोनों फिक्स्ड है ना, यहाँ भी 3 डेवलप होंगे, यहाँ भी 3 रिएक्शंस डेवलप होंगी। तो ds फिक्स बीम टू इज, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फिक्स बीम इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट टू डिग्री 1 2 और 3, टू डिग्री 3, क्योंकि ds इक्वल टू कैपिटल R यानी कि 6 माइनस स्मॉल r यानी कि 3, दैट इज 3। अब लास्ट वाला निकाल के बता दो खुद, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर द जो आपकी बीम रहेगी या कॉन्टिन्यूस बीम, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ओके लेट अस सी, अजय सेइंग कि 2 है। लेट अस सी यहाँ पे कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी, 1 2 हिंज है ना, ये भी 1 और 2, ये भी हिंज है, और ये रोलर है एक, कितना रिएक्शन आ गया, 5, 2 प्लस 2 प्लस 1, और स्मॉल आर कितना है, 3, तो ds, यस अजय इज राइट, ds इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स दिस कॉन्टिन्यूस बीम इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बाई डिग्री 2। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूं, व्हाट इज स्टैटिकली determinate beam, write down in your notes also. A statically determinate beam is that beam which can be
analyzed completely by using the equations of static equilibrium alone. That is, ds equal to their static of degree of static indeterminacy is equal to 0. Is this clear? And vice versa. Indeterminate में क्या कहेंगे? That beam which cannot be analyzed completely by using the equations of static equilibrium alone, उसमें कुछ और equations की हमें जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? Statically indeterminate beam. ठीक है, टेक नोट. ठीक है, ओके. सो अगर अब किसी बच्चे को डाउट है, ही कैन आस्क मी नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर. हम लोग क्या है कि अभी लेक्चर की जो टाइमिंग है वो 1.5 आवर का रख रहे हैं, 7:30 to 9, क्योंकि अभी बैच स्टार्ट हुआ है. लेटर ऑन विल इंक्रीज इट टू 2 आवर और 2.5 आवर, बट अभी के लिए जो है दैट इज, अभी जो हम इसको बनाएंगे 1.5 घंटे का लेक्चर ही करेंगे. और क्लास के बाद ऐसे ही डाउट पूछने के लिए मैं रुकूंगा आप लोगों से. जितना भी आप टाइम लेंगे आप पूछ सकते हैं मुझसे. तो आज के लेक्चर में किसी को डाउट है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है. आप अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. कमेंट सेक्शन में पूछ लो. कोई और चीज पूछनी है एग्जाम रिलेटेड, एनीथिंग विच एवर कम्स टू योर माइंड, एनीथिंग. इसका जो रिकॉर्डिंग है दैट वुड बी अवेलेबल विद इन 24 आवर्स. जैसे कि कल रात, वैसे तो हम जल्दी अपलोड कर देते हैं, बट कई बार नेटवर्क इशू होता है, कुछ होता है, तो हम 24 आवर्स की कमिटमेंट कर देंगे. 24 आवर के अंदर इसका जो है वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा. कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा दैट इज 6 मंथ्स. 6 मंथ्स का ये कोर्स होगा. और जो इसका वैलिडिटी रहेगा आपका कोर्स का, जो आपके लेक्चर्स जो पोर्टल में रहेंगे दैट इज फॉर 1 ईयर. ठीक है, 6 महीने का ड्यूरेशन है और 1 साल तक आपका कोर्स ये वैलिड रहेगा. इस कोर्स के अंदर आपको, जैसे लाइव क्लासेस तो चल ही रही हैं, लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, जैसे हम क्लास के बाद रुक रहे हैं, डाउट सेशंस. अगर किसी दिन सिर्फ डाउट कर सेक्शंस करना होगा वो भी हम कर लेंगे. और इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी रहेगी, टेस्ट सीरीज. ठीक है, और पीडीएफ नोट का सपोर्ट भी मिल जाएगा. इफ यू वांट, आपको पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स हम दे सकते हैं. पीडीएफ नोट्स वो भी अपलोड हो जाएंगे, वहां से आप अपलोड कर सकते हैं. जो हम क्लास में टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट, उसकी जो पीडीएफ है, जैसे हमारा ऑफलाइन बैच होता है तो ऑफलाइन में जो क्लास टेस्ट ले रहे हैं, जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ाया तो हम उसका टेस्ट लेते हैं क्लास में, तो वही जो आपकी उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इसमें. अगर आप अभी देखें तो उसमें 30 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ अपलोड हुई हुई है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की है. ठीक है, उसी तरह से आपको इस चैप्टर की भी मिल जाएगी, एस एफ डी बी एम डी की भी मिल जाएगी. तो ये आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए हो गया. इट्स लाइक अ वर्कशीट आपके लिए, कि कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हमने फिल्टर किए हुए हैं या हमने फ्रेम किए हैं उसमें सब मिक्स रहता है, वो आपको जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी. आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके अपने पास कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपने
ऑनलाइन पोर्टल पे टेस्ट देना है तो वो भी अवेलेबल करा सकते हैं टेस्ट। ठीक है। वैसे जो हमारा रूटीन रहता है, हमारा आपके साथ वर्कशीट रहता है, वर्कशीट चैप्टर का, फिर चैप्टर के एंड में टेस्ट होता है, हर चैप्टर इसके सब्जेक्ट के एंड पे, सब्जेक्ट एंड पर टेस्ट होता है। और एक टेस्ट सीरीज आपकी तब चलती है जब सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस कंप्लीशन पे। तो ये जो वर्कशीट होती है एक तरह का टेस्ट ही होता है हर चैप्टर का। तो एक आपका चैप्टर वाइज टेस्ट आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट एंड होने पे टेस्ट आ गया, उसके बाद पूरे सिलेबस खत्म होने पे पूरी टेस्ट सीरीज फिर से बनाई जाएगी। उसमें सब्जेक्ट वाइज भी होगा, कंपोनेंट वाइज भी होगा, और फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। तो बहुत इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। क्लास के अंदर भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी एक पूछ रहे हैं, अदनान सर पोस्ट कब तक एडवर्टाइजमेंट हो सकती है? आ, हमने तो यही सुना कि रिसेंटली, मतलब ये जो लेटेस्ट मैंने सुना है कि जल्दी हो जाएंगी। बट कुछ कह नहीं सकते हैं कि उनका कोई प्रोसीजरल डिले हो जाए तो वो कोई हमें उसका अंदाजा नहीं है। बट ये ऑप्टिमम टाइम है तैयारी करने का, ये बात पक्की है। क्योंकि जब आपका एक बार एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाती है, व्हेन नोटिफिकेशन गेट्स आउट, तो एग्जाम जब नोटिफाई हो जाता है तो उसके बाद ये लोग आजकल क्या करते हैं, आपको 3 महीने का टाइम दे देंगे। दे विल आस्क यू कि 3 महीने बाद पेपर है, लेंगे चाहे वो 6 महीने के बाद, हो सकता है कि 6 महीने के बाद ही पेपर हो। पर आप पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है कि पेपर 3 महीने बाद है, तो ना तब क्लास अच्छे से होती है, ना तब सिलेबस का कवरेज अच्छा होता है, फिर बस ही दौड़ में पढ़ाई होती है। दौड़ मतलब कि जल्दी जल्दी में पढ़ाई होती है। तो जल्दी जल्दी वाली पढ़ाई जो है ना, उससे बेसिक क्वेश्चन नहीं बनता। बेसिक में हम लोग पीछे रह जाते हैं। फिर आपको एक्सटेंसिवली कवर कराएंगे सिलेबस, बिल्कुल बेसिक लेवल से। फाउंडेशन बैच का मतलब ही है कि 6 महीने में आपको चीजें कवर करानी है एट इजी पेस। ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं करेंगे 3 3 4 4 घंटे की। उससे अच्छा है कि छोटी क्लास हो और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए क्लास हो, वो आपके लिए ज्यादा आपको रिटेन करने में हेल्प करेगा। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो 6 महीने में बहुत मटेरियल बनता है। अगर आप 3 महीने में वो सब पढ़ लेंगे तो इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट। ठीक है। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी। अभी आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। आप ये मत सोचो पोस्ट कब आएंगे, क्योंकि पोस्ट तो आनी ही है, पोस्ट विल कम। पर आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है। एनी अदर क्वेरी? सर क्लास का टाइमिंग यही रहेगा? क्लास का टाइमिंग, हाँ, इवनिंग में ही रहेगा क्लास का टाइमिंग। ओके। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर मैक्सिमम लोग शाम को फ्री होते हैं, तो सुबह तो ऑफलाइन क्लास होती है तो सुबह पॉसिबल नहीं है। तो इवनिंग में टाइम ये रहता है। और अगर ये टाइम पे अगर कोई अटेंड नहीं भी कर पाया तो ही कैन व्यू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और आपको कैसा लगा आज पढ़ के? ये तो आई थिंक आपने पहले भी डेमो में देखा होगा। एनीवन हु वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट? सर ठीक था बट थोड़ा सा फास्ट था। थोड़ा सा? पता नहीं, फास्ट लगा मेरे को या तो मेरे को लगा। ओके। अगर ये सेम लगा है किसी को और, सेम प्रॉब्लम?